हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 6 जनवरी, ऑप्शन डी 20 अगस्त। देखिए, हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष यह दिन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। विश्व अनाथ दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि दर्दनाक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल करना प्राथमिकता है। इस दिन को पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 6 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? ऑप्शन ए एंटीगुआ व बारबुडा, ऑप्शन बी है आपका डोमिनिका, ऑप्शन सी बहामास, ऑप्शन डी जमैका। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ एवं बारमूडा बन गया है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी और फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर के श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर ढांचे में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए यह एक सहयोगी मंच है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एंटीगुआ एवं बारबुडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विनोद कन्नन ने किस एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ का पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए गो एयर, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी विस्तारा। देखिए, विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ का पदभार संभाल लिया है। कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। वे 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के सीईओ रहे। कंपनी ने कहा कि इसके साथ ही दीपक रजावत को पदोन्नत कर विस्तारा का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी बनाया गया है। कन्नन जून 2019 में मुख्य परिणति अधिकारी के रूप में विस्तारा से जुड़े थे और अभी जो है उन्हें आपका एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ का पदभार दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी विस्तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए सरोज पांडे, ऑप्शन बी अयप्पन पिल्लई, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी बलराज मधोक। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेता अयप्पन पिल्लई का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे 107 वर्ष के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर ही पिल्लई ने छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अयप्पन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में
काम कर सकते हैं। स्मार्ट और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती खोज ने दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण के अपरिहार्य खतरे में डाल दिया है। हाई एंड उपकरणों को प्रभावित करने के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप जीवित जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। 5G प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मौजूदा युग में जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट की मदद के बिना नियमित काम करना मुश्किल हो गया है तथा अधिकतर कार्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के आसपास ही हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किए हैं? ऑप्शन ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी, लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा, जो इन हाउस नैनो उपग्रह है जिसे विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही यह अनुसंधान के लिए भूस्थानिक केंद्र भी होगा। यह उपग्रह उन 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक होगा जिन्हें वर्ष 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1985 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए, 7 महीने, ऑप्शन बी, 10 महीने, ऑप्शन सी, 4 महीने, ऑप्शन डी, 6 महीने। देखिए, नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सेना को राज्य के अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। अब स्पा कानून के तहत सेना 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकती है। इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है। ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी नीट के कौन से चरण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए, दूसरे, ऑप्शन बी, तीसरे, ऑप्शन सी, चौथा, ऑप्शन डी, 5वें। देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी नीट के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यह देश के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम एनटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से एक मंच के तौर पर कार्य करेगा। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी शिक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों का उपयोग कर युवाओं की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाने संबंधी एक पहल है। इस संबंध में जारी सूचना के मुताबिक 58 वैश्विक और भारतीय स्टार्टअप एंड टेक कंपनियां इस पहल में शामिल हैं, जो सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने व रोजगार योग्य कौशल विकास विकसित करने हेतु 100 पाठ्यक्रम और ई समाधानों की पेशकश कर रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, तीसरे चरण की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से पुरस्कार के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ऑप्शन सी, गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन डी, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के जिलों या संगठनों द्वारा पुरस्कृत
किए गए असाधारण एवं अभिनव कार्य को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के उद्देश्य से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार का गठन किया गया था। प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, नवाचारों एवं महत्वाकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के कार्य को पहचानने के लिए वर्ष 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया था। इसके पश्चात रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में एक नए दृष्टिकोण के साथ पुरस्कार को नया रूप दिया गया है। हाल ही में वर्ष 2022 के पुरस्कारों के लिए भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं। नए दृष्टिकोण के मुताबिक मूल्यांकन के दौरान पुरस्कारों के लिए जिला कलेक्टरों के काम की अपेक्षा संपूर्ण जिले पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में किस राज्य के राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 1954 के श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 1954 के श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 1806 के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम जारी किए थे जिससे औपनिवेशिक शासकों द्वारा जगन्नाथ टेम्पल कहा जाता था। इस नियमों के तहत मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों से करों का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती थी। ब्रिटिश सरकार को मंदिर में वरिष्ठ पुजारियों की नियुक्ति का काम सौंपा गया था। मंदिर के प्रबंधन की शक्तियां 3 वर्ष बाद खोरधा के राजा को सौंप दी गई, जबकि औपनिवेशिक सरकार ने इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1992 पेश किया गया, जो वर्ष 1954 में लागू हुआ। इस अधिनियम में मंदिर में भूमि अधिकार, पुजारियों के कर्तव्य, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासनिक शक्तियों के अधिकार, पुरी के राजा और मंदिर के प्रबंधन व प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के विशेषाधिकार शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ओडिशा। आपको बता दें कि जो श्री जगन्नाथ मंदिर है ये 4 धामों में से एक है, ठीक है। तो बाकी के जो 3 हैं वो आपको बताने हैं। 4 धाम होता है ना, तो ये 4 धाम में तो पहला हो गया श्री जगन्नाथ मंदिर, और बाकी का 3 आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।